हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विजन एग्जाम पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करंट रिलेटेड स्टैटिक जीके के प्रश्नों को देखेंगे और ये दोस्तों मार्च माह का चौथा वीडियो होगा। इसकी पूरी देखिए एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको बता दें कि इस चैनल पर आपको करंट अफेयर्स की मंथली और वीकली वीडियो भी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आप लोग इसके साथ भी उसे अवश्य देखें और इन दोनों सीरीज को देखने के बाद से आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन कहीं से भी नहीं रुकने वाला है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा साउंडिंग रॉकेट के बारे में सही है। तो देखिए, साउंडिंग रॉकेट के बारे में हमें सही कथन चुनना है। तो नंबर 1 कथन है कि यह तटस्थ हवाओं और प्लाज्मा गतिशीलता में एटीट्यूडनल विविधताओं का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट है। इसे एक अनुसंधान रॉकेट साउंड भी कहा जाता है। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं हम लोग। तो साउंडिंग रॉकेट को एक अनुसंधान रॉकेट या रॉकेट सेंटेड भी कहा जाता है और इसे हाल ही में इसरो द्वारा तटस्थ हवाओं और प्लाज्मा गतिशीलता में एटीट्यूडनल विविधताओं का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वो भी देखिए साउंडिंग रॉकेट से ही रिलेटेड है। तो साउंडिंग रॉकेट के लिए थुम्बा को लॉन्चिंग स्टेशन के रूप में क्यों चुना गया। मतलब जो साउंडिंग रॉकेट है इसको थुम्बा से लॉन्च किया गया था। तो ये भी आपसे प्रश्न 1 लीनियर में पूछ सकता है। तो थुम्बा से क्यों लॉन्च किया गया था, तो इसके बारे में हमें सही कथन चुनना है। तो देखिए, यह पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा के करीब था जिसने इसे आवश्यक वरीयता दी। तो करेक्ट है बिल्कुल। पहला रॉकेट थुम्बा में विकसित किया गया था इसलिए इसे सम्मान दिया गया, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए, थुम्बा को इसलिए चुना गया क्योंकि यह पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा के बहुत करीब था और जिससे यह वैज्ञानिकों के लिए कम ऊंचाई, ऊपरी वातावरण और आयन मंडल अध्ययन के लिए एक आदर्श स्थान माना गया। अगला प्रश्न देखते हैं, योग आयोग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो योग आयोग दोस्तों हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो हरियाणा योग आयोग विधेयक 2021 15 मार्च 2021 को पारित किया गया। और ये देखिए क्यों पारित किया गया। तो योग के प्रचार, प्रबंधन, विनियमन, प्रशिक्षण के लिए हरियाणा योग आयोग की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया गया था जो कि 15 मार्च 2021 को पारित हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस दोस्तों 12 मार्च को मनाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में पहला बिटकॉइन एटीएम कहाँ स्थापित किया गया। देखिए बिटकॉइन जो है आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। तो भारत का पहला बिटकॉइन एटीएम जो है कहाँ स्थापित किया गया। तो ये स्थापित किया गया है बेंगलुरु में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार सही कथन चुने। जो 2020 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की गई है उसके आधार पर हमें सही कथन चुनना है। तो दक्षिण एशिया के 1.6% शहर WHO द्वारा मानकीकृत PM 2.5 लक्ष्य को पूरा करते हैं। 40 सबसे प्रदूषित शहरों में से 37 दक्षिण एशिया के, मतलब जो 40 सबसे प्रदूषित शहर लिए जाएं तो उसमें से जो 37 शहर हैं वो दक्षिण एशिया के ही हैं। तो करेक्ट है, यहाँ पे दोनों का दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 में 106 देशों को शामिल किया गया, मतलब 106 देशों के आंकड़ों को शामिल किया गया। जबकि 2019 में जो है 98 देशों और 2018 में 69 देशों को शामिल किया गया था। तो ये प्रश्न भी आपसे स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है।
और दक्षिण एशिया के केवल 1.6% शहर जो हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मानकीकृत PM 2.5 लक्ष्य को पूरा किया और 40 सबसे प्रदूषित शहरों में 37 दक्षिण एशिया के हैं। तो सभी पॉइंट इसके जो है इम्पोर्टेंट हैं, कुछ भी इसमें परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी देखिए उसी से संबंधित है। तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? तो इसे देखिए जिंगजियांग भी कह लीजिए या सिक्यांग भी कह लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये सबसे प्रदूषित शहर था। ये कहाँ का है? तो ये है चाइना का। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए इसकी व्याख्या में शीर्ष सबसे प्रदूषित शहर चीन में जिंगजियांग है या सिक्यांग है। इसके बाद विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार जो है 9 भारतीय शहर हैं, मतलब 9 भारतीय शहर भी प्रदूषित शहरों की श्रेणी में शामिल हैं और सबसे प्रदूषित राजधानी जो है नई दिल्ली है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए जो बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 था उसके संबंधित हमें महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं, तो इसमें हमें सही चुनना है। तो देखिए कथन नंबर 1 है, विधेयक देश के प्रमुख बंदरगाहों को अधिक स्वायत्त बना देगा और समुद्री क्षेत्र में प्रमुख जोर देगा। तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। तो दूसरा स्टेटमेंट देखिए, विधेयक हितधारकों और बेहतर परियोजना निष्पादन क्षमता का लाभ देने के लिए तेजी से और पारदर्शी निर्णय प्रदान करेगा। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 देश के प्रमुख बंदरगाहों को सशक्त बनाना चाहता है ताकि वे निर्णय लेने में पूर्ण स्वायत्त के आधार पर अधिक दक्षता के साथ और प्रमुख बंदरगाहों के संस्थागत ढांचे का आधुनिकीकरण कर सकें। विधेयक हितधारकों और बेहतर परियोजना निष्पादन क्षमता का लाभ उठाने के लिए तेजी से और पारदर्शी निर्णय भी प्रदान करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन समापन संशोधन विधेयक 2021 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2021 के बारे में के अनुसार सही है? मतलब जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2021 में लाया गया है उस पर आधारित कौन से कथन सही हैं, ये हमें इस प्रश्न में बताना है। तो कथन नंबर 1 है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन बिल 2020 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में संशोधन करेगा। तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। विशेष श्रेणी की महिलाओं के लिए गर्भकाल की ऊपरी सीमा को 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह तक करना है। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, चूँकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस बार परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा। तो देखिए PIB के अनुसार राज्य ने गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 में संशोधन करने के उद्देश्य से 16 मार्च 2021 को गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी थी। तो कब मंजूरी दी गई? तो 16 मार्च 2021 को। और इस विधेयक को लोकसभा द्वारा 17 मार्च को मंजूरी दी गई थी। इसमें विशेष श्रेणी की महिलाओं जिनके बारे में MTP नियमों में किए जाने वाले संशोधन में भी परिभाषित किया जाएगा। तो उनके लिए गर्भकाल की ऊपरी सीमा को 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह तक करना और इसके दायरे में बलात्कार से पीड़ित, अनाचार का शिकार और अन्य कमज़ोर महिलाओं जैसे दिव्यांग महिलाओं, नाबालिग इत्यादि को भी शामिल किया जाएगा। कुल मिलाकर जो है महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली पानी के नीचे सुरंग, मतलब जो पानी के नीचे सुरंग बनाई गई है, तो प्रश्न ये है कि वो किस शहर में बनाई गई है? तो वो बनाई गई है दोस्तों मुंबई में। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। देखिए मुंबई में वर्ष 2023 तक भारत की पहली पानी के नीचे सुरंग होगी जो शहर की तटीय सड़क परियोजना का हिस्सा होगी। देखिए अभी इसको बनाने का जो है लक्ष्य
2023 तक का रखा गया है। तो 2023 तक इसे कंप्लीट होने की संभावना है। अगला प्रश्न है कि महासागर में जीनोम मैपिंग के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो जीनोम मैपिंग के बारे में देखिए, महासागर में सूक्ष्म जीवों को नमूने 100 किलोमीटर की औसत गहराई पर एकत्र किए जाएंगे। तो हो सकता है किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, देखते हैं। दूसरा कथन है अध्ययन जो है, ये जो अध्ययन है जीनोम मैपिंग, महासागर के रोगाणुओं में आरएनए और डीएनए में परिवर्तन को नियंत्रण करने वाले तनाव कारकों को पहचानने में सहायक होगा। तो देखिए इसमें जो कथन नंबर 1 है ये गलत है और कथन नंबर 2 सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए शोधकर्ताओं की पूरी टीम भारत के पूर्वी तट से ऑस्ट्रेलिया और मॉरिशस के पोर्ट लुइस तक पाकिस्तान की सीमा तक जाएगी। जीनोम मैपिंग के लिए वे 5 किलोमीटर की औसत गहराई, और स्टेटमेंट में क्या था 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर की जगह 5 किलोमीटर होना चाहिए। तो वे 5 किलोमीटर की औसत गहराई पर महासागर में सूक्ष्म जीवों के नमूने एकत्र करेंगे। इस अध्ययन से महासागर के रोगाणुओं में आरएनए और डीएनए में परिवर्तन को नियंत्रित करने वाले तनाव कारकों को पहचानने में मदद मिलेगी। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जो राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान है इसका मुख्यालय जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गोवा में स्थित है। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय डोना पाउला गोवा में, गोवा में कहाँ पे, तो डोना पाउला में, और कोच्चि, मुंबई और विशाखापट्टनम में क्षेत्रीय केंद्र है। मतलब रीजनल सेंटर कहाँ कहाँ पे हैं, तो कोच्चि में है, मुंबई में है और विशाखापट्टनम में रीजनल सेंटर हैं। किसके, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के। अगला प्रश्न देखते हैं। कैंडिडा ऑरिस, तो कैंडिडा ऑरिस के बारे में हमें सही कथन चुनना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला कथन क्या है कि यह हाल ही में भारत में अंडमान में पाया गया था और यह घावों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करने वाला पहले त्वचा पर जीवित रहता है। मतलब जो है घावों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करने से पहले ही ये जो स्किन है उस पर भी ये जीवित रहता है। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए शोधकर्ताओं ने जो है अंडमान में कैंडिडा ऑरिस नामक एक सुपर बग, ये क्या है, तो एक सुपर बग का पता लगाया है जिससे अगले महामारी की ओर अग्रसर होने की संभावना है। यह घावों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करने से पहले त्वचा पर जीवित रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कैंडिडा किस प्रजाति का सुपर बग कहा जा सकता है। मतलब जो कैंडिडा ऑरिस है वो किस प्रजाति का सुपर बग है। तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये कैंडिडा ऑरिस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। स्पेस हैरिकेन क्या उत्सर्जन करता है। तो स्पेस हैरिकेन जो है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करता है। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो स्पेस हैरिकेन एक स्थलीय हैरिकेन का समान है। ये जो है पानी के बजाय इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करता है, इसी कारण से ये नाम इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीलंका में कहाँ से राम मंदिर के निर्माण के लिए पत्थर का उपयोग किया जा रहा है। तो जो श्रीलंका में कहाँ से जो है राम मंदिर, जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो उसमें जो पत्थर का उपयोग किया जाएगा वो श्रीलंका से लिया जा रहा है। तो श्रीलंका में कहाँ से, तो सीता एलिया से, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। तो श्रीलंका में सीता एलिया से एक पत्थर का उपयोग अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अल्पाइन प्लांट प्रजाति, मतलब जो अल्पाइन वनों की प्रजाति पाई गई है। तो अल्पाइन कहाँ पाए गए हैं, तो ये पाए गए हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए इसकी एक व्याख्या भी देख लेते हैं। तो अल्पाइन प्लांट की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। यह तवांग जिले में पाई जाए। तो अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में, तो तवांग जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रोमेन्थोडियम इंडिकम,
क्रोमेन्थोडियम इंडिकम के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सही हैं? तो यह हिमालयी सूरजमुखी की एक प्रजाति है, जो हिमालयन सनफ्लावर है, इसकी एक प्रजाति है। प्रजातियां IUCN द्वारा निर्देशित या IUCN दिशा निर्देशित के अनुसार गंभीर रूप से खतरे में हैं या इंडेंजर्ड स्पीसीज में इनको शामिल किया गया है। तो क्रोमेन्थोडियम एक हिमालयी सूरजमुखी की प्रजाति है, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। और IUCN द्वारा जो है इसे गंभीर रूप से खतरे में या इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में जो है चुना भी गया है। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं कि यह हिमालयी सूरजमुखी की एक प्रजाति है। कुछ आश्चर्य की बात यह कि IUCN के दिशा निर्देशों के अनुसार नई पाई जाने वाली प्रजाति गंभीर रूप से खतरे में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अल्पाइन पौधे कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ पाया जा सकता है? अल्पाइन पौधों को कहाँ पाया जा सकता है? तो अल्पाइन पौधों को टुंड्रा क्षेत्र में पाया जा सकता है। तो देखिए अल्पाइन पौधे वे हैं जो एक उच्च ऊंचाई पर और पेड़ की रेखा के ऊपर बढ़ते हैं, इन्हें अल्पाइन टुंड्रा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। NFT क्या है? तो NFT देखिए नॉन फंजाइबल टोकन है, ये नॉन फंजाइबल टोकन है। तो देखिए नॉन फंजाइबल टोकन क्या होते हैं? तो NFT या नॉन फंजाइबल टोकन एक प्रकार की संपत्ति या एसेट में से एक है और इन दिनों व्यापक रूप से खबरों में है। NFT क्रिप्टो करेंसी की ही एक क्लास है। अभी देखिए जो है पहला अभी हम लोगों ने पढ़ा था बिटकॉइन। तो बिटकॉइन का जो है ATM कहाँ स्थापित किया गया था? तो बेंगलुरु में। और ये क्या है? NFT। तो NFT जो है क्रिप्टो करेंसी की ही एक क्लास है जिसका कोई मानक मूल्य नहीं है। इसे एक डिजिटल फाइल के रूप में समझा जा सकता है जिसकी विशिष्ट पहचान और स्वामित्व ब्लॉकचेन पर सत्यापित हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज रही है। आप लोग इन्हें रिवीजन करते रहिए। आने वाली PCS और UP RO की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी मददगार साबित होगी। तो विजन एग्जाम फैमिली से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।